सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हिंदी में हमने गद्य भाग का 5th चैप्टर पढ़ा था, आखिरी चट्टान, जिसमें लेखक ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। ये यात्रा वृत्तांत है, जिसके आज हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा बेटा? उत्तर में आएगा सारिका, यानी मोहन राकेश ने सारिका पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न नंबर 2 है, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है, यानी इसमें यह बताया गया है कि सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कौन सी है? तो उत्तर में आएगा बच्चों कन्याकुमारी। फिर आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 3 है, कन्याकुमारी के किन 3 सागरों का संगम होता है? प्रश्न नंबर 3 है, कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? तो बच्चों उत्तर में लिखेंगे, कन्याकुमारी में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन 3 सागरों का संगम होता है। 3 सागरों का संगम समझते हो बच्चों? यानी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों का एक साथ मिलना है, उसका संगम कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने अपनी समाधि कहाँ लगाई थी? तो उत्तर में लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के संगम स्थल में स्थित चट्टान पर समाधि लगाई थी, यानी स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के संगम स्थल पर स्थित चट्टान थी, उस पर अपनी समाधि लगाई थी। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए? आपने चैप्टर पढ़ा है, तो लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए बच्चों? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, लेखक को वहां पर कुछ दूरी पर उगे नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। आगे प्रश्न है बच्चों, कर्नाकोर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? कर्नाकोर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? तो उत्तर में लिखेंगे, कर्नाकोर के होटल में लेखक अपने हाथ से लिखे 80-90 पन्ने वही मेज की दराज में भूल से छोड़ आया था। प्रश्न नंबर 7 है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर में लिखेंगे, कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? सूर्यास्त का मतलब होता है जब सूर्य छिपता है। जब सूर्य छिपता है, यानी जब सूर्य छिपा उस समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, सूर्यास्त के समय सबसे पहले समुद्र का पानी सुनहरे रंग का हुआ। सबसे पहले समुद्र का पानी बच्चों कैसे रंग का हुआ? सुनहरे रंग का हुआ। फिर कुछ क्षण बाद वह रक्त यानी खून, रक्त के रंग जैसा, अर्थात एकदम लाल हो गया। कुछ क्षण बाद रक्त जैसा रंग भी धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय ज्यों-ज्यों सूर्य बिंब समुद्र के धरातल में डूबता रहा, सूर्य की जो छाया थी वो सूर्य है वो बिंब समुद्र के धरातल में डूबता रहा। समुद्र के पानी का रंग क्रमशः, यानी सबसे पहले कैसा हुआ? सुनहरा, फिर लाल, बैंगनी एवं काले रंग में परिवर्तित हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है, सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समा गया था? सूर्यास्त होते समय लेखक के मन में क्या डर समा गया था?
तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, सूर्यास्त के बाद लेखक ने दूर सैंड हिल का मतलब होता है रेत के ऊंचे ऊंचे टीले। सैंड हिल का मतलब क्या होगा बच्चों, रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को सैंड हिल कहा गया है। तो सूर्यास्त के बाद लेखक ने दूर सैंड हिल की तरफ देखा तो वहां उसे स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आए। उन रंगों के कारण रेत के टीले काले पड़ गए थे। उन्हें देखकर लेखक के मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा हो जाने से पहले मैं उन सब टीलों को पार कर सकूंगा, परंतु उस रास्ते अपने होटल में जाऊंगा तो रेत के टीलों में कहीं भटक ना जाऊं, कहीं खो ना जाऊं, तो रेत के टीलों में कहीं भटक ना जाऊंगा। इसी कारण लेखक को डर लगने लगा। प्रश्न नंबर 10 है, सूर्योदय काले नक्शों में लेखक ने क्या देखा, यानी जब सूर्य उदय हुआ उस समय लेखक ने क्या देखा। तो उत्तर में लिखेंगे, सूर्योदय के समय समुद्र की स्याह चट्टानों के बीच से तरह तरह के रंग झिलमिला रहे थे। वहां घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्र थे। घाट से कुछ दूरी पर सरकारी गेस्ट हाउस के बेड़े सरकारी मेहमानों को कॉफी पिला रहे थे। दो स्थानीय युवतियां अपनी टोकरियों में शंख और मालाएं बेचने का प्रयास कर रही थी। कुछ लोग अपनी बाइनाक्यूलर से सूर्योदय का दर्शन कर रहे थे। समुद्र तल पर कैंडल काक तैर रहे थे। कैंडल काक का मतलब होता है समुद्री जो पक्षी हैं वो समुद्र के पानी में तैर रहे थे। प्रश्न नंबर 11 है, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बातचीत हुई। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, ग्रेजुएट यानी कॉलेज किया। ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक के साथ बातचीत करते हुए बताया कि कन्याकुमारी की आबादी 8000 है। इस आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित युवक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। इसमें से 100 से करीब ग्रेजुएट हैं। इनका मुख्य धंधा नौकरी पाने के लिए अर्जियां देना और आपस में बहस करना है। वे युवक कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, जैसे कोई फोटो एल्बम बेचता है, कोई दूसरा अन्य काम करता है। वे सीपियों का गुद्दा खाते हैं तथा दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 मैं बोल रही हूँ बच्चों, आप इनको मेरी आवाज को सुनकर के आंसर लिखना। आपको नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या इसे आप सही मानते हैं। इस पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी सूची बनानी है। तो आपको उत्तर लिखना है। वर्तमान में हिंदी में अनेक ऐसे लेखक आ गए हैं जो नवलेखन के नाम पर भाषा का मिश्रण कर रहे हैं। ऐसे लेखक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। वे पाश्चात्य सभ्यता से अधिक प्रभावित रहते हैं और समाज में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना अपनी शान मानते हैं। इस तरह वे स्वयं को कुछ विशिष्ट यानी अलग कुछ विशिष्ट दिखाने के प्रयास में अंग्रेजी शब्दों को अनावश्यक प्रयुक्त करते हैं। इस तरह का लेखन हमारे मत में सही नहीं है, क्योंकि इससे हिंदी भाषा का स्वरूप बिगड़ रहा है। केवल अति प्रचलित एवं पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना ही उचित रहता है। तो पाठ में आए अंग्रेजी शब्द हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें ये देखना, बुक में पाठ में जो आए अंग्रेजी शब्द हैं वो हैं बाथ टैंक, गवर्नमेंट, गेस्ट हाउस, मिशनरी, कैनवास, सूटकेस, कॉन्वेंट, कंपाउंड, टाइम टेबल, ग्रेजुएट, फोटो एल्बम, बाइनाक्यूलर्स, कैंप होटल, सैंड हिल, लॉन, टॉर्च, काफी,
पॉपी आदि ये अंग्रेजी शब्द आए हैं लेसन में। फिर प्रश्न नंबर 13 है, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। भारत है वो प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्राव्रत में कन्याकुमारी के समुद्र तट तथा आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन किया गया है। भारत में उत्तर दिशा में हिमालय श्रृंखला का प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है। तो मध्य भाग में नदियों, हरे भरे खेतों, घने जंगलों तथा अनेक छोटी बड़ी पहाड़ियों का सौंदर्य मन को मुग्ध कर देता है, मन को आनंदित कर देता है। इसी प्रकार भारत के दक्षिण में रामेश्वरम एवं कन्याकुमारी आदि स्थान प्राकृतिक छटा से भरे हुए हैं। कन्याकुमारी में तीनों ओर से समुद्र की उत्ताल लहरों का मिलन होता है। वहां पर नारियल के झुरमुटों की अधिकता है। कन्याकुमारी के पास आखिरी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। उस स्थान से सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य अति आश्चर्यकारी दिखाई देता है। वहां पर उस दृश्य को देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं, पर्यटक यानी यात्री आते हैं घूमने के लिए। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर रेत के टीले भी अति आकर्षक लगते हैं। इस प्रकार वहां पर प्रकृति का खूबसूरत उपहार देखने को मिलता है। अतः प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व माना गया है। तो ये जो प्रश्नोत्तर थे बच्चों, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। आपको ये प्रश्नोत्तर नोटबुक में भी करने हैं और इनको याद भी करने हैं। धन्यवाद।